गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे विशेषण। अब यहाँ पर उन्हीं विशेषणों में हमने विशेषण की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरणों का यहाँ पर हमने उल्लेख किया था। उसी विशेषण जो एक व्याकरणिक भाग है उसमें हमने आगे के जो पाठ पढ़े थे वो था विशेषण के भेद। विशेषण के भेद के आधार पर हम देखते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते थे। उसमें से हमने जिन विशेषणों का अध्ययन किया था उसमें पहला जो अपने पास विशेषण था वो गुणवाचक विशेषण था। दूसरा जो यहाँ पर विशेषण था वो संख्यावाचक विशेषण था। अब यहाँ पर गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण का अध्ययन करने के बाद आज इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं उसी विशेषण के जो शेष बचे हुए भेद हैं, जिनमें परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यहाँ पर इसी पार्ट्स को अगर हम आधार लेकर के बेटा देखते हैं कि जो विशेषण के जो हमने यहाँ पर जो प्रमुख भेद लिए थे या उन प्रमुख भेदों का हमने अध्ययन किया था, उन्हीं अध्ययनों में जो संख्यावाचक अपने पास में विशेषण था। अब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमने यहाँ माना था कि जिन विशेषण शब्दों से, अब यहाँ पर देखिए कि इसी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत था केवल संख्या का ज्ञान कराने वाला रूप, ठीक है, जिसमें संख्या का ज्ञान कराने वाला जो रूप था वो अपने पास में एक निश्चित था और दूसरा अनिश्चित था। अब निश्चित के अंतर्गत हमने माना था कि जैसे ही संख्यावाचक विशेषण को अपने निश्चित रूप में लिया था तो हमने उसका पार्ट रख दिया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इसका जो दूसरा भाग था उसका हमने नाम रखा था अनिश्चयवाचक अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार अब यहाँ पर अपने पास में जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण को अगर हम अच्छी तरह देखते हैं तो यहाँ पर परिमाण का जो हम एक शाब्दिक अर्थ ले सकते हैं, तो परिमाण का यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ हम लेते हैं तो वो होता है नापतोल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा कि नापतोल से संबंधित क्या है। अब यहाँ पर नापतोल की जो चीज़ों का जो ज्ञान कराने वाला जो रूप होता है वो यहाँ पर सीधा परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर नापतोल संबंधी विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। अगर हम इसको एक परिभाषा के रूप में अगर इसका अध्ययन करते हैं तो हम ले सकते हैं कि जिन विशेषण शब्दों से, तो हम ले सकते हैं जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के माप या नापतोल। अब देखिए यहाँ पर हम ले सकते हैं बेटा माप या नापतोल, नापतोल संबंधी। अब यहाँ पर ले सकते हैं नापतोल संबंधी या नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा परिभाषा के आधार का अगर हम अवलोकन करते हैं तो परिभाषा के आधार के अवलोकन के आधार पर अब हमें समझने के लिए है कि जो भी विशेषण शब्द होते हैं तो जिन विशेषण शब्दों से वह चाहे व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि व्यक्ति की नापतोल को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति की नापतोल से संबंधित हम ले सकते हैं, जैसे वह 50 किलो का है। अब ये 50 किलो जो यहाँ पर आ रहा है वो परिमाणक का रूप है। उसके बाद में वस्तु का हो सकता है या पदार्थ की या तो माप हो सकती है या फिर नापतोल का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं।
अब देखिए इसी परिमाणवाचक विशेषण के अगर आधार को लेते हैं तो अब हम यहाँ पर इसी परिमाण के हम दो भाग कर सकते हैं, और दो भाग अगर यहाँ पर करते हैं तो जिस प्रकार हमने संख्यावाचक विशेषण के दो पार्ट बेटा बनाए थे, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण था और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण था, उसी प्रकार हम परिमाणवाचक विशेषण के भी अब यहाँ पर दो भेद कर सकते हैं। जो पहला यहाँ पर जो भेद होगा, अब देखिए कि यहाँ पर परिमाण को अगर हम लेकर देखते हैं तो परिमाण को लेकर यहाँ पर हम इसके दो भाग कर सकते हैं। जो पहला भाग होगा वो पहला भाग कहलाएगा बेटा निश्चित। पहला होगा निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, पहला हो जाएगा अपने पास में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जो इसका जो दूसरा पार्ट बन जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अनिश्चित। तो हम उसको नाम दे सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा परिमाण के अगर रूप को अगर लेते हैं तो यहाँ पर अपने पास में दो रूप बन गए। जो पहला रूप होगा वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, जो केवल निश्चित नापतोल को बताएगा। और अनिश्चित के अंतर्गत अगर लेते हैं तो अनिश्चित का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वहाँ नापतोल संबंधी या मापतोल संबंधी जो भी चीज़ें हम उसमें लिखते हैं या आकलित होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, अर्थात उनकी कोई निश्चितता नहीं होती। ऐसे जो रूप होते हैं वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। अब देखिए कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को अगर हम लेते हैं, अर्थात इसको अगर हम परिभाषा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास में आता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के। तो यहाँ पर बेटा हम परिभाषा क्या ले सकते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि निश्चित के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप को अगर लेकर के देखते हैं या फिर हम इसको जैसे के रूप में लेकर देखते हैं, तो जैसे के अंतर्गत अगर हम इसको लेते हैं तो जैसे के अंतर्गत हो जाएगा जैसे 4 गज कपड़ा। अब यहाँ पर 4 गज कपड़ा है तो इसका मतलब ये जो गज शब्द है ये मापतोल को बता रहा है, अर्थात नापतोल संबंधी रूप को ले रहा है। तो 4 गज ये बेटा क्या हो गया, ये निश्चित हो गया अपने पास में। उसके बाद में अगर लेते हैं 10 लीटर दूध। अब देखिए यहाँ पर दूध की अगर मात्रा को अगर लेकर के देखते हैं तो ये अपने पास में हो गया 10 लीटर दूध। इसका मतलब ये 10 लीटर किस रूप में आ गया, ये निश्चित रूप में आ गया। उसके बाद में लेते हैं बेटा 1 क्विंटल गेहूँ, 1 क्विंटल गेहूँ। अब यहाँ पर देखिए कि गेहूँ की अगर मात्रा का अगर यहाँ पर उल्लेख होता है तो ये 1 क्विंटल क्या हो गया, निश्चित रूप हो गया। इसके साथ साथ जैसे 20 ग्राम सोना। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा 20 ग्राम सोना, अगर इस पद को भी अगर लेकर के देखते हैं तो सोने की जो यहाँ पर मापतोल है वो क्या है, 20 ग्राम है। तो इसका मतलब ये 20 ग्राम होना 1 क्विंटल, जैसे 1 किलो सब्जी। अब ये 1 किलो सब्जी निश्चित हो गई। तो ऐसे जो निश्चित जो परिमाण का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा दूसरा है अपने पास में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या होता है, वहाँ पर जो मापतोल संबंधी या जो संज्ञा या सर्वनाम की जो मापतोल संबंधी जो विशेषता हम बताते हैं वो अनिश्चित होती है, अर्थात वहाँ निश्चित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि ये तो अपने पास में क्या है, ये निश्चितता को बताने वाले शब्द हैं। अब अनिश्चितता को बताने के लिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कुछ आम। अब यहाँ पर बेटा वो देखिए कि आम जो है, आम की यहाँ पर जो मात्रा है वो क्या है, कुछ है। इसका मतलब यहाँ पर निश्चित रूप नहीं है। दूसरा हम ले सकते हैं थोड़ा दूध। अब यहाँ पर जो अपने पास में जो दूध की मात्रा है थोड़ा, ये भी यहाँ पर निश्चित रूप में नहीं है। यहाँ पर ले सकते हैं बहुत घी। अब यहाँ पर बहुत घी, इसका मतलब घी की जो यहाँ मात्रा है, मापतोल है, वो निश्चित नहीं है। उसके बाद में ले सकते हैं
कम चीनी, कम चीनी। अब देखिए कि यहाँ पर चीनी की जो मात्रा है वो यहाँ पर अनिश्चित रूप है कम, उसके साथ में ले सकते हैं थोड़ा पानी। अब यहाँ पर देखिए कि पानी की जो मात्रा का आकलन किया गया है वो कैसा है, थोड़ा। जो आदि ऐसे शब्द आते हैं जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वे सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं, अर्थात हम उसे कह सकते हैं कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बेटो, यहाँ पर जैसे ही हम चाहे इसी विशेषण को अगर हम पद परिचय के रूप में व्याकरण के दूसरे भाग में अगर ले जाएं, या फिर विशेषण का या इनके भेदों का अगर हम भलीभांति अध्ययन करें, तो यहाँ पर देखिए कि जो इनका जो शब्दावली है वो कभी परिवर्तित नहीं होती। चाहे हम व्याकरण के किसी भी भाग में हम इन विशेषण को लेकर के और हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि निश्चितता और अनिश्चितता, ये दोनों का रूप है। निश्चित जहाँ पर निश्चित हो और अनिश्चित जहाँ पर निश्चित नहीं हो, थोड़ा, कम, अल्प, है ना, ऐसा अगर लेते हैं। जैसे वह थोड़ी दूर पर गया है, अब ये थोड़ी दूरी बेटा, यहाँ पर जो दूरी है वो क्या है, निश्चित नहीं है। अगर ये यहाँ पर हम ले सकते हैं कि वो 2 किलोमीटर दूर चला गया, तो ये 2 किलोमीटर दूर अपने पास में क्या हो गया, एक निश्चित हो गया, ठीक है ना। वह कुछ किलोमीटर ही गया है, अब ये कुछ किलोमीटर का मतलब बेटा यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जहाँ निश्चित परिमाण का या मापतोल का या नापतोल का जहाँ पर बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है, और वे शब्द जो निश्चित मापतोल या कह सकते हैं कि माप के अंतर्गत संख्याओं का बोध नहीं कराते या निश्चित मापतोल का बोध नहीं कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो यहाँ पर अपने पास में विशेषण आता है वो आता है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए कि सार्वनामिक विशेषण को अगर हम लेकर के देखते हैं तो अब यहाँ पर अपने पास में सार्व का मतलब होता है जो सर्वनाम संबंधी है या सभी का है, और नामिक का मतलब क्या है, नाम। यानी कि जो भी सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं उनके नाम का जो बोध कराने वाला जो रूप होता है वो सब सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो अब हम यहाँ पर ले सकते हैं वो है अपने पास सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सार्वनामिक विशेषण का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि ये सार्वनामिक विशेषण क्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की अगर हम परिभाषा लेते हैं तो जिन सर्वनाम शब्दों से, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेटो जिन सर्वनाम शब्दों से। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से का अंतर अगर हम लेकर के देखते हैं तो सर्वनाम आप अच्छी तरह जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो काम आने वाले शब्द होते हैं या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो सब विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में, अब ध्यान रखना यहाँ पर, किसी के विषय में संकेत, किसी के विषय में संकेत पाया जाए, संकेत पाया जाए, उन्हें सार्वनामिक या उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक या निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है, निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ इस परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो परिभाषा के आधार पर हमारे पास में ये आता है कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है वो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो जो सार्वनामिक विशेषण है तो यहाँ पर क्या लेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से, अब यहाँ पर जो मुख्य अपने पास में जो शब्दों का
अध्ययन करने वाला रूप है वो केवल ये है सर्वनाम, ठीक है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में, अब किसी का विषय यानी कि जो भी किसी, चाहे वो संज्ञा का विषय हो सकता है, चाहे वह सर्वनाम का विषय हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी के विषय में संकेत पाया जाए, उन्हें या तो सार्वनामिक विशेषण हम कह सकते हैं, या फिर उन्हीं को ही हम संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं, या फिर उसी को ही हम निर्देशक विशेषण की श्रेणी में भी रख सकते हैं। अर्थात हम उसे ये भी कह सकते हैं कि फिर वो निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि जैसे इसको अलग अलग अगर हम एग्जाम्पल या उदाहरण के रूप में देखना चाहें कि यह घर हमारा है। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाक्य में अपने पास में बेटा जो सर्वनाम है वो कौन सा है, यह घर हमारा है। अब यह घर जो यहाँ पर जो दिया गया है ये सार्वनामिक है, ये निर्देशक भी है और यह संकेत को भी प्रदर्शित कर रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब इसके अलावा दूसरे अगर हम और उदाहरण लेना चाहें कि यह बालक बहुत अच्छा है या यह बालक अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए कि यह दूसरा हो गया बेटा यहाँ बालक, यह बालक अच्छा है। अब यहाँ पर यह बालक है तो जो यह शब्द है ये क्या है, सार्वनामिक है, अर्थात यह संकेतवाचक है या फिर निर्देशक की श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ अपन ले सकते हैं उस श्रेणी में बहुत शोर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया अपने पास में उस श्रेणी, या पंक्ति भी लिख सकते हैं, उस श्रेणी में बहुत शोर हो रहा है। अब यहाँ देखिए अपने पास में सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत अगर लेते हैं तो यहाँ पर ये उस जो शब्द है या उस श्रेणी में जो शब्द है यहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो सार्वनामिक विशेषण का रूप बन रहा है। तुम किस गली में रहते हो। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में आ गया तुम किस गली में रहते हो। अब यहाँ पर इस रूप को भी अगर लेते हैं तो तुम किस, ठीक है ना। तो ये इस तरह का जहाँ पर भी रूप आता है वहाँ सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण का रूप माना जाता है। अब देखिए बेटा सार्वनामिक विशेषण का जो प्रयोग होता है वो अनेक रूपों में किया जा सकता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है वह सार्वनामिक विशेषण अनेक रूपों में प्रयुक्त होता है और अनेक रूपों में प्रयुक्त होकर के वह केवल विशेषण भाग को ही प्रयुक्त करता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो सार्वनामिक विशेषण है जो किन किन रूपों में यह प्रयुक्त होता है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हम किन किन रूपों में कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग अनेक रूपों में होता है, अनेक रूपों में होता है। अब यहाँ देखिए बेटा अनेक रूपों के अंतर्गत है तो इसका हमें अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी रूप यहाँ पर आते हैं जिनका हमारे लिए जानना अति आवश्यक होता है और उसमें उन शब्दों में हमारा विशेषण पहचानना अति आवश्यक होता है। अब पहले रूप में अगर लेते हैं तो पहले रूप में बेटा यहाँ ले सकते हैं हम निश्चयवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में इस सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है वो एक तो हो जाएगा निश्चयवाचक, ये यहाँ पर हो गया बेटा निश्चयवाचक। अब देखिए हम इसको निश्चयवाचक की श्रेणी में रख सकते हैं या फिर संकेतवाचक की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया अपने पास में निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक। अब दूसरा यहाँ पर जो रूप बन रहा है वो क्या है, वही सार्वनामिक विशेषण का रूप बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए बेटा इसका मतलब पहला रूप अपने पास में ही आ रहा है, यानी कि निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में इस सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जो ये क्या करता है, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक रूप से
अब देखिए, अगर हम इसकी परिभाषा का अगर अध्ययन करें या इसकी परिभाषा का अगर आकलन करते हैं तो हमारे पास में ये परिभाषा आती है कि ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करते हैं, उसे निश्चयवाचक, संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बेटा समझना चाहें तो जैसे हम ले सकते हैं, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। अब देखिए कि यहाँ पर जैसे के रूप में अगर हम लेते हैं, जैसे क्या यह पुस्तक तुम्हारी है। अब यहाँ हमें देखना क्या है, ये जो क्या शब्द को अगर लेते हैं तो बेटा ये तो प्रश्नवाचक शब्द है, इसका मतलब ये विशेषण के रूप में नहीं आ सकता। अब अपने पास में संकेत करने वाला रूप है, ये क्या है, यह है, क्योंकि ये संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। जो पुस्तक है यहाँ पर, ये पुस्तक क्या है, ये संज्ञा है। जो तुम्हारी यहाँ पर जो शब्द बन रहा है वो सर्वनाम है, इसका मतलब सार्वनामिक शब्दों की ओर यह संकेत कर रहा है। और सार्वनामिक शब्दों की ओर संकेत करने वाला जो शब्द है वो है अपने पास में यह है। तो इसका मतलब यह जो है निश्चयात्मक रूप में संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ पर यह जो शब्द है वो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आता है। दूसरा, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ। जैसे अगर लेते हैं, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ। अब देखिए बेटा, यहाँ उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ के अंतर्गत अगर लेते हैं तो व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा का रूप हो जाएगा। यहाँ को अगर लेते हैं तो ये सर्वनाम का रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी ओर जो संकेत करने वाला शब्द है अपने पास में वो क्या है, उस। अब यहाँ पर उसको लेते हैं तो ये क्या है, निश्चयवाचक है, अर्थात ये संकेत की ओर श्रेणी प्रकट कर रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उसमें निश्चयवाचक या फिर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में बेटा दूसरे नंबर पर आता है, वो आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अब देखिए कि अनिश्चयवाचक के अंतर्गत अगर लेते हैं तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत भी यह सार्वनामिक विशेषण काम करता है। अब यहाँ पर अनिश्चयवाचक के अंतर्गत अगर लेते हैं तो अनिश्चयात्मकता का बोध इस विशेषण के अंतर्गत होता है, अर्थात यहाँ पर कोई निश्चित कोई संज्ञा या सर्वनाम की ओर कोई निश्चित संकेत नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा इसको अगर हम परिभाषा के रूप में लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक रूप से क्या लेंगे, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर अनिश्चयात्मक रूप से संकेत करता है, उसे अनिश्चयवाचक या अनिश्चयात्मक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में इसको हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम उदाहरण के माध्यम से लें, जैसे कोई सज्जन यहाँ आए हैं, कोई सज्जन यहाँ आए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कोई सज्जन यहाँ आए हैं, इसको अनिश्चयात्मकता का बोध कराने वाला जो शब्द है वो है अपने पास में कोई। तो अब यहाँ पर कोई शब्द को अगर लेते हैं तो इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आता है। अगर वैसे ही यहाँ पर और दूसरे में लेते हैं, घर में कुछ खाने को नहीं, दूसरे में ले सकते हैं बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं। अब देखिए यहाँ पर खाने को नहीं है। अब यहाँ पर ये जो कुछ शब्द है ये क्या है, अनिश्चयात्मक है, अर्थात अनिश्चयात्मक सार्वनामिक विशेषण की ओर ये संकेत कर रहा है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर अगर आता है वहाँ अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत इनको माना जाता है। उसके बाद में बेटा ये नेक्स्ट रूप में जो काम कर रहा है ये काम करता है प्रश्नवाचक। अब देखिए कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के अंतर्गत लेते हैं तो हम इसका जो नाम है, इसका जो हम आकलन कर सकते हैं वो कर सकते हैं प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ देखिए कि बेटा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत अगर हम लेते हैं या इस रूप में अगर ये काम करता है तो प्रश्नवाचक को देखते ही हमें ये पहचान लेना है कि वहाँ प्रश्नवाचक शब्दों का कहीं ना कहीं उसमें समावेश होता है। इसका मतलब प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यहाँ जरूर आते हैं। जैसे अब यहाँ पर इसको अगर हम परिभाषा के रूप में बेटा कन्वर्ट करते हैं या परिभाषा के रूप में अगर हम बदलते हैं कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण किस तरह यह सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आकर के काम करता है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर प्रश्न संबंधी संकेत करते हैं। समझ रहे हो, ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर प्रश्न संबंधी संकेत करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। जैसे अब देखिए इसको हम जैसे के रूप में अगर लेते हैं तो ले सकते हैं कौन लोग आए हैं। अब यहाँ इस वाक्य के अंतर्गत अगर लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है बेटा कौन लोग आए हैं। अब कौन लोग का मतलब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है वो अपने पास में क्या है, कौन। अब इस कौन को देखते ही हमें क्या पहचानना है कि इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की ओर ये प्रश्न संबंधी संकेत की ओर प्रदर्शित करने वाला रूप है। तो ऐसा रूप जहाँ पर बनता है वहाँ प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे दूसरे में अगर लेते हैं कौन सी कलम तुम्हें चाहिए, कौन सी कलम तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि इस वाक्य के अंतर्गत अगर लेते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम की ओर जो प्रश्न संबंधी जो संकेत करने का बोध हो रहा है वो कौन से शब्द से हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रश्न संबंधी संकेत की ओर करने वाला है वो है अपने पास कौन सी। अब यहाँ कौन सी को अगर लेकर के देखते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का उल्लेख हुआ है। तो इस तरह यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये अनेक रूपों में यहाँ काम करता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये यहाँ पर काम करता है वो है संबंधवाचक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत बेटा अगर इसको लेकर के देखते हैं तो इसका मतलब अपने पास में यहाँ पर सीधा उल्लेख हो रहा है कि जो संबंध को बताने वाला होता है, तो यहाँ पर वही हमें परिभाषा के आधार पर इसका आकलन करना है या उसी परिभाषा के आधार पर हमें इसका अवलोकन करना है कि जो संबंधवाचक विशेषण है ये संबंधवाचक विशेषण किस तरह यहाँ पर काम कर रहा है। तो इसके अगर आधार को हम लेकर के देखते हैं तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या करेगा, ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के अन्य संज्ञा और सर्वनाम से जो जोड़ने का काम करता है वो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में संबंध बताते हैं, वे शब्द संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आते हैं या उन्हें हम संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति, अब देखिए कि यहाँ पर बेटा हम जैसे के रूप में लेते हैं, जैसे जो व्यक्ति कल आया था वह, अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जो जोड़ने का काम करने वाले शब्द हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो व्यक्ति, ठीक है, अब इस यहाँ पर व्यक्ति शब्द को अगर लेते हैं तो व्यक्ति यहाँ पर क्या है, अपने पास संज्ञा है। उसके बाद में कल को अगर लेते हैं तो ये कल यहाँ पर सर्वनाम का रूप है। उसके बाद में अगर लेते हैं तो वह जो शब्द है वह यहाँ पर बाहर खड़ा है। इसका मतलब यहाँ पर बाहर खड़ा है उसी
संकेत की ओर, अर्थात दोनों वाक्यों को जोड़ने का यहाँ पर वो काम कर रहा है। तो यहाँ अपने पास में जो संबंध को बताने वाला जो शब्द है, अर्थात जो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है, वो अपने पास में एक तो हो जाएगा जो, क्योंकि यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसके बाद में दूसरा अपने पास में हो जाएगा वह। तो यहाँ पर जो और वह, ये दोनों शब्द हैं यहाँ पर, वो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को जोड़ने का यहाँ पर बोध करा रहे हैं। और ऐसा बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके बाद में बेटा हम दूसरे यहाँ पर एग्जाम्पल्स अर्थात दूसरे उदाहरण के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे अपने पास में जो एग्जाम्पल्स अर्थात जो उदाहरण आते रहते हैं, उन उदाहरण के माध्यम से हमें आसानी से वहाँ समझना है कि वह अपने पास में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे वह बच्चा सामने जा रहा है, वह बच्चा सामने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि एक वाक्य अपने पास में ये हो गया, जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी, जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी। अब देखिए यहाँ बेटा अपने पास में दो वाक्य आ गए, वह बच्चा सामने जा रहा है, जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी। इसका मतलब यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द यहाँ पर काम आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक तो हो गया अपने पास में वह बच्चा, क्योंकि ये वह बच्चा क्या है, सार्वनामिक है। वह बच्चा सामने जा रहा है। अब यहाँ पर जो वाक्य को जोड़ने वाला रूप है वो है अपने पास में जिसने। तो इसका मतलब एक तो अपने पास में हो जाएगा वह, और दूसरा अपने पास में हो जाएगा जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी। तो एक तो बेटा यहाँ पर अपने पास में जिसने को काम कर रहा है, और दूसरा यहाँ पर वह के रूप में काम कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर के अपने पास में सार्वनामिक, अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ये दोनों अपने पास में शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पर इन रूपों में ये जो काम करने वाले ऐसे शब्द जहाँ पर आते हैं, जैसे तैसे, ठीक है ना, ज्यों त्यों, ऐसे शब्द जो भी आते हैं जो संबंध को बताने वाले होते हैं, वो सब संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा यहाँ होती है विशेषण की तुलना। अब यहाँ पर देखिए कि विशेषण की तुलना का अगर हम आधार लेकर के देखते हैं कि विशेषण की तुलना कैसे होती है, अर्थात विशेषण की तुलना हम कितने रूपों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर विशेषण की तुलना के अगर आधार को लेकर के देखते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में सबसे पहले देखना यह है कि विशेषण की जो तुलना हो रही है यहाँ पर, वो है विशेषण की तुलना। अब यहाँ पर तुलना का मतलब क्या है, इसको हम एक तुलना जो अपने पास में जो शब्द लिया गया है, इसको हम भलीभांति यहाँ समझ सकते हैं कि जो विशेषण शब्द होते हैं, उन विशेषण शब्दों की तुलना हम कितने रूपों में कर सकते हैं, अर्थात ऐसे कौन कौन से विशेषण शब्द होते हैं जिनकी हम तुलना करके और वाक्य के अनुसार उन शब्दों को या उन शब्दों का हम अर्थ जान सकते हैं। वो सब मिलकर के विशेषण की तुलना के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि तुलना को अगर हम परिभाषित करते हैं तो वस्तुओं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा वस्तुओं, व्यक्तियों के गुण दोष बतलाने। अब यहाँ पर देखो वस्तुओं व्यक्तियों के गुण दोष बतलाने या उनका आपस में बतलाने या उनका आपस में मिलान, ठीक है ना। मिलान का मतलब जानते हो, मिला देना, यानी शब्दों को मिला देना, मिलान करने
मिलान करने को तुलना कहते हैं। मिलान करने को तुलना कहते हैं। अब देखिए बेटो, यहाँ विशेषण की अगर तुलना का हम आधार लेकर के देखते हैं तो हम उस विशेषण शब्दों की हम तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेषण शब्दों की तुलना करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जो तुलना शब्द है इसके बारे में हमारा जानना आवश्यक हो जाता है कि ये तुलना जो शब्द है ये किसकी तुलना कर रहा है, कैसे शब्दों की तुलना कर रहा है, या कैसे विशेषण शब्दों की ये तुलना करके उस भाव की अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो तुलना शब्द अपने पास में आया है, इस तुलना शब्द को एक परिभाषा के रूप में हम जान सकते हैं कि ये जो तुलना शब्द है वो क्या है। तो ये वस्तुओं की तुलना करेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा वस्तुओं व्यक्तियों के गुण दोष। अब यहाँ पर या तो उनके गुणों की तुलना करेगा वो, या फिर वाक्य में निहित उन शब्दों के दोषों की, जो वह वस्तु हो सकती है या फिर व्यक्ति हो सकता है। तो वस्तुओं व्यक्तियों के गुण दोष बतलाने या उनका आपस में मिलान करने, जो आपस में उसको मिलान करवाया जाता है, मिलान करने को तुलना कहा जाता है। अब यहाँ पर अपने पास में तुलना शब्द की परिभाषा हो गई यहाँ पर कि तुलना करना किसे कहते हैं, या विशेषण की जो तुलना करते हैं उसमें तुलना का क्या भाव है। तो वस्तुओं और व्यक्तियों के गुण दोषों का या गुण दोष बताने के लिए या फिर उनका आपस में मिलान करने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द तुलना करना कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, तुलना के आधार पर अगर विशेषण को हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास में एक रूप आ जाएगा नया, यानी तुलना के आधार पर। तुलना के आधार पर विशेषण, तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्था या अवस्थाएं। अब देखिए यहाँ पर तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाएं। अब तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाओं को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो तुलना के आधार पर जिन वस्तुओं की हम तुलना कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों की अगर हम तुलना कर रहे हैं, या फिर हम उन वस्तुओं या व्यक्तियों का आपस में जो मिलान कर रहे हैं वो कैसे रूपों में कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर उसी तुलना करने के भाव के आधार पर विशेषण की यहाँ पर अवस्थाएं होती है कि किन किन अवस्थाओं में वो विशेषण शब्द उस वाक्य में निहित वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना के भाव को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब यहाँ पर इसी तुलना के आधार पर विशेषण की अवस्थाओं को अगर लेकर के देखते हैं तो तुलना के आधार पर बेटा वो विशेषण की जो यहाँ पर अवस्थाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं, यानी कि अब वो विशेषण की जो अवस्थाएं हैं वो किस पर निर्भर करती है, वो तुलना पर निर्भर करती है। और तुलना पर निर्भर करने के कारण तुलना के आधार पर उन विशेषण की जो अवस्थाएं बनती है वो अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जिसमें पहली जो अवस्था होती है उस अवस्था का नाम है बेटा मूलावस्था, यानी कि जो पहली अवस्था है उसको हम नाम दे सकते हैं मूला अवस्था। उसके बाद में जो दूसरी अवस्था यहाँ पर बनती है वो अवस्था बनती है उत्तरावस्था, यानी कि हम उसको नाम दे सकते हैं उत्तरावस्था। और इसकी जो तीसरी अवस्था बनती है उस अवस्था को हम नाम दे सकते हैं उत्तमावस्था। इसका मतलब यहाँ पर बेटा अपने पास में विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलना के आधार पर प्रकट होती है। पहली मूलावस्था के रूप में आती है, दूसरी उत्तरावस्था के रूप में आती है, और तीसरी यहाँ बेटा उत्तमावस्था के रूप में आती है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा अब विशेषण की अवस्थाएं। और विशेषण की अवस्थाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो विशेषण की अवस्थाओं के आधार पर मूलावस्था क्या होती है, उत्तरावस्था क्या होती है और उत्तमावस्था क्या होती है। अब देखिए सबसे पहले मूलावस्था का अगर हम अध्ययन करते हैं कि विशेषण की जो अपने पास में अवस्थाएं 3 आई है वो मूलावस्था क्या है। इस अवस्था में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है, यानी कि मूलावस्था के अंतर्गत किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी व्यक्ति के गुण दोषों की कोई तुलना नहीं होती, अर्थात उसमें कोई समता नहीं दिखाई जाती। अर्थात इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती है,
ना इसमें कोई विशेषता बताई जाती है। इसमें जो शब्द होता है वो केवल सामान्य रूप में होता है, और जो सामान्य रूप में जो शब्द होता है वो विशेषण की मूलावस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बेटा दूसरी आती है उत्तरावस्था। इस उत्तरावस्था के अंतर्गत क्या होता है कि इस अवस्था में दो व्यक्तियों की या फिर दो वस्तुओं की या फिर दो पदार्थों की परस्पर यहाँ पर तुलना की जाती है, और तुलना बता करके दो में से एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो ऐसा जो श्रेष्ठ बताने वाला रूप होता है वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था का रूप होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की या पदार्थों की तुलना की जाती है, और तुलना करके बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, और एक को श्रेष्ठ बताने वाला जो रूप यहाँ पर बनता है वो कहलाती है विशेषण की उत्तमा अवस्था। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुलना के आधार पर जो विशेषण की अवस्थाएं होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली मूलावस्था होती है, दूसरी उत्तरावस्था होती है, और तीसरी उत्तमा अवस्था होती है। मूलावस्था में न तो किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ की तुलना होती है, इसमें उत्तरावस्था में केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं पदार्थों की तुलना करके एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताया जाता है, और यहाँ बहुतों में से एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने वाला जो रूप होता है वो उत्तमा अवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद इन्हीं तीनों अवस्थाओं का हम अगली कक्षा में पूर्ण रूप से विश्लेषण सहित इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।